हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज का यह लेक्चर हिस्ट्री ऑप्शनल का लेक्चर है जिसमें मैपिंग कवर नहीं होगी, लेकिन इसमें हम दक्षिण भारत का इतिहास, महापाषाण काल, संगम काल, पल्लव चालुक्य काल, राष्ट्रकूट, चोल, विजयनगर आदि के बारे में जानकारी देखेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महापाषाण काल की। महापाषाण दक्षिण भारत की संस्कृति से संबंधित है। दक्षिण भारत में ईसा पूर्व की 3री शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक यहाँ मृतक स्मारक और समाधियाँ मिली हैं, जिन्हें महापाषाण कहा जाता है, और इसी आधार पर इस काल को महापाषाण काल कहा गया। ये काल लौह धातु से जुड़ा हुआ है। यहाँ समाधियाँ बस्तियों से दूर बनी हुई होती थीं। यहाँ पर कब्रों में दफनाए गए लोगों के केवल अस्थि पंजर नहीं मिले, बल्कि मृत भांड और लोहे की सामग्रियाँ भी साथ में मिली हैं। ये लोग कई तरह के मृत भांड का प्रयोग करते थे, जिसमें लाल मृत भांड सर्वाधिक प्रमुख है। शव के पास विभिन्न वस्तुओं का होना इनके पारलौकिक सत्ता पर विश्वास को दर्शाता है। इसीलिए समाधि स्थल में लोहे के हथियार, कृषि उपकरण, फावड़ा, हसिया आदि मिले हैं। महापाषाण स्थल से त्रिशूल भी मिला है, जिसे शैव धर्म से जोड़ा जाता है। ये जो कृषि उपकरण है, इनसे यह पता चलता है कि मनुष्य शिकार के साथ साथ कृषि भी करता था। चलिए अब महापाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताओं की बात करते हैं। इस संस्कृति के अवशेष दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकलीहल, हल्लूर, संगम कल्लू, नागार्जुन कोंडा आदि स्थानों से मिले हैं। अब यहाँ पर महापाषाणों के भी विभिन्न प्रकार हैं। इन पत्थरों से बने कब्रों के भी विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्कल, कैन सर्कल, मैनहीर्स, डॉलपेन आदि। शिष्ट समाधि के तहत पहले एक आयताकार गड्ढा खोदा जाता है, जो कि 6 से 7 फीट लंबा, 4 से 5 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा होता था। इसमें सबसे पहले एक पाषाण शिला नीचे फर्श पर जमाई जाती थी। उसके चारों ओर विशाल पत्थर खड़े किए जाते थे। यह एक बक्से का आकार ले लेता था। इसमें सबसे पहले हथियार, उपकरण, मृत भांड, आभूषण आदि रखे जाते थे। इसके बाद मृतक के अस्थि पंजर और अवशेष रखे जाते थे, और फिर पत्थरों से उन्हें ढक दिया जाता था। यह शिष्ट समाधियाँ ब्रह्मगिरी में मिली हैं। और इसी के समान जब एक वृत्त के अंदर समाधि स्थल बनाए जाने लगे तो उन्हें पिट सर्कल कहा गया। अब इस समय के औजारों की यदि बात करें तो महापाषाण संस्कृति में विशेष रूप से लोहे के उपकरण मिले हैं। यहाँ युद्ध हथियार जैसे वाण, बर्छा, भाला आदि मिलते हैं। वहीं कृषि उपकरण में हल का फाल, फावड़ा, कुदाल, हसिया आदि मिला है। अब यहाँ के सामाजिक जीवन की बात करें तो यहाँ के साक्ष्यों से पता चलता है कि लोग पहाड़ी टीलों पर रहते थे, जिनके आसपास तालाब और जलाशय होते थे। ये शिकार और कृषि कार्य से परिचित थे। चावल इनका मुख्य भोजन था। मनोरंजन के लिए शिकार भी करते थे। अब महापाषाण कब्रें दक्षिण भारत के लोगों के धार्मिक विश्वासों को उल्लेखित करती हैं। साथ ही त्रिशूल मुर्गन देवता की उपासना के प्रचलन को बताता है। मतलब यहाँ शैव धर्म का प्रचलन था। तो ये सारी बातें थी दक्षिण भारत में उपस्थित महापाषाण काल की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, जो है संगम काल। अब यहाँ पर ना संगम का मतलब है तमिल कवियों की बैठक। मतलब पांड्य राजाओं के संरक्षण में तमिल कवियों की 3 बैठकें आयोजित हुई थी, और इनमें तमिल भाषा में संकलित किए गए ग्रंथों को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। प्रथम संगम तेन मदुरै में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ने की थी। इसमें संकलित सभी ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। दूसरा संगम अलवय या कपाटपुरम में हुआ था, जिसके अध्यक्ष तोल्कापियर थे। इन्होंने तोल्कापियम नामक तमिल व्याकरण ग्रंथ लिखा है। तीसरा संगम हुआ था मदुरै में, जिसकी अध्यक्षता की थी नकीर ने। तीसरे संगम में अनेक ग्रंथों का संकलन हुआ, जिसे एट्टोतोगई कहा जाता है। अब संगम साहित्य का विभाजन ना काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर 2 भागों में किया गया है। पहले हैं आगम साहित्य, जिसमें प्रेम संबंधी रचनाएं होती हैं, और दूसरे हैं पुरम साहित्य, जिसमें राजा की प्रशंसा संबंधी रचनाएं की जाती हैं। इसी तरह तमिल क्षेत्र के आधार पर भी साहित्य की काव्य रचनाओं का वर्गीकरण किया गया है। ये क्षेत्र कुछ इस प्रकार हैं: कुरुंजी मतलब पहाड़ी, पाल्य मतलब मरुस्थल, मुल्ले मतलब वन, मरुदम मतलब कृषि भूमि, और नेतल मतलब होता है समुद्र तट। अब संगम काल में ना 3 महाकाव्य भी लिखे गए थे, जिसमें सीलपादिकारम की रचना इलांगो आदिकल ने की थी। इस ग्रंथ में कोवलन और कन्नगी दंपति की कथा का वर्णन है।
जहां माधवी नामक नर्तकी और कोवलन के प्रेम संबंधों की चर्चा है। इस ग्रंथ से मदुरै की समृद्धि का पता चलता है और साथ ही समाज में कन्नगी पूजा या पत्नी पूजा का भी पता चलता है। अब इस सीलपादिकारम की कहानी कुछ ऐसी है कि दक्षिण राज्य में 3 राज्य हुआ करते थे, चोल, चेर और पांड्य। चोल राज्य में एक व्यापारी दंपति रहता था, कोवलन और उनकी पत्नी कन्नगी। ये धन धान्य से परिपूर्ण थे, लेकिन एक समय आता है कि कोवलन को प्रेम हो जाता है एक नर्तकी से जिसका नाम था माधवी, और उसके चलते कोवलन धीरे धीरे धन विहीन होने लगता है। और जब कोवलन गरीब हो जाता है तो माधवी उसे छोड़ देती है। तो कोवलन और कन्नगी दोनों आते हैं फिर पांड्य राज्य में। तो उसी समय एक घटना होती है कि पांड्य क्षेत्र की जो रानी थी उनकी पायल चोरी हो जाती है और चोरी का इल्जाम लगता है कोवलन पर, जिससे उसे फांसी दे दी जाती है। इससे उनकी पत्नी कन्नगी इतनी क्रोधित होती हैं कि कहा जाता है कि कन्नगी ने क्रोधाग्नि से मदुरै को जलाया था। फिर कन्नगी जाकर चेर राज्य में सती हो जाती हैं। इसी के चलते चेर राज्य के राजा वहां पर कन्नगी पूजा का प्रारंभ करते हैं। ये एक तरह की पत्नी पूजा है। तो यही कहानी है इलांगो आदिकल के सीलपादिकारम ग्रंथ की। इसमें आगे चलकर जो माधवी होती है ना, उसे भी अक्ल आती है और वह बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेती है। अब आगे कुछ अन्य ग्रंथों की भी रचना हुई थी, जिसमें मणि मैखले नामक महाकाव्य की रचना शीतले सतनार ने की थी। जीवक चिंतामणि की रचना तिरुक्त देवर ने की। इसे विवाह ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें हमें जैन धर्म का प्रभाव देखने मिलता है। अब संगम साहित्य में हमें चोर, चेर और पांड्य राज्य के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दशा का भी पता चलता है। अब आगे जानते हैं संगमकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। सबसे पहले आता है कृषि। तो संगम साहित्य के अनुसार दक्षिण भारत की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी, कृषि पर्याप्त विकसित थी। कावेरी नदी डेल्टा क्षेत्र अपनी उपजाऊ क्षमता के लिए प्रसिद्ध था और इसके लिए कहा भी जाता था कि एक हाथी जितनी भूमि पर बैठ सकता था, उतनी भूमि से 7 व्यक्तियों के परिवार के लिए वर्ष भर खाने का उत्पादन होता था। यहाँ धान, गन्ना, हल्दी, नारियल, काली मिर्च आदि फसलों की खेती की जाती थी। कृषि कार्य के लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। नहर और तालाब से सिंचाई करने वालों पर राज्य अतिरिक्त कर लगाता था। लोह उपकरण के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती थी और उत्पादन अधिशेष होता था, जिसमें भू राजस्व के रूप में आय प्राप्त होती थी राज्य को, जिससे कि राज्य सैनिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इस तरह संगमकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही था। अब आगे यहाँ के शिल्प और उद्योग की बात करते हैं। तो जब व्यापक कृषि अधिशेष था तो गैर कृषिगत कर्म भी प्रोत्साहित हुए थे। विविध प्रकार के शिल्पों का विकास हुआ था जो श्रम के विभाजन और विशेषीकरण से युक्त थे। वस्त्रोद्योग उन्नत अवस्था में था और यहाँ पर वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र उरैयूर था और चोलराज की समृद्धि का कारण उसका विकसित वस्त्रोद्योग ही था। इसके अलावा चमड़ा उद्योग, मृत भांड उद्योग, तिलहन उद्योग और धातु उद्योग भी विकसित थे। लोह धातु से विभिन्न युद्धास्त्र और कृषि उपकरण बनते थे और वहीं स्वर्ण धातु से आभूषण और सिक्के बनाए जाते थे। अब आगे संगम काल के व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो व्यापार वाणिज्य अत्यधिक विकसित था, जहां आंतरिक और बाह्य व्यापार मौजूद थे। इस समय तमिल देश का व्यापार पश्चिम में रोम के साथ और पूर्व में मलाया द्वीप के साथ तथा चीन के साथ होता था। काली मिर्च, हाथी दांत की सामग्री, मलमल, मोती आदि वस्तुओं की मांग पश्चिमी क्षेत्रों में थी, जिनकी पूर्ति भारतीय व्यापारी ही करते थे। रोमन के सम्राट आगस्टस और टिबेरियस के काल के सिक्के तथा मृतभांड संगम राज्य में मिलते हैं, जो आरंभिक सदी ईस्वी में भारत रोम व्यापार की पुष्टि करते हैं। अरिका मेडू से रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। भारतीय वस्तुओं के बदले यहाँ पर रोम से बड़ी मात्रा में स्वर्ण धातु प्राप्त होती थी और व्यापार संतुलन भारत के ही पक्ष में था, जो कि प्लिनी के कथन से प्रमाणित होता है। उसने कहा था कि भारतीय विलासिता की वस्तुओं के बदले रोमन से धन संपत्ति की निकासी भारत हो रही है। अब इस काल में फोहार या कावेरी पट्टनम एक प्रमुख बंदरगाह था जो चोल राज्य में स्थित था। वहीं पांड्य राज्य में सलियूर नामक बंदरगाह मौजूद था। संगम काल में व्यापारियों को वेनिगर कहा जाता था, जो सदाचारी और ईमानदार होते थे। अब इन सभी व्यापारिक गतिविधियों ने नगरीकरण को प्रोत्साहित किया, जिससे कि अरिकामेडु, फोहार, मदुरै जैसे समृद्ध नगर अस्तित्व में आए और तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य सीलपादिकारम में मदुरै नगर की समृद्धि का वर्णन है। इस तरह संगमकालीन राज्य आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थे।
अब आगे संगम कालीन समाज की बात करते हैं। संगम समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था नहीं थी, बल्कि समाज ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में विभाजित था। समाज में विभिन्न वर्ग मौजूद थे, जैसे अरसर मतलब शासक वर्ग था, वेल्लाल मतलब कृषक थे, वैनिगर मतलब व्यापारी थे और एनियर मतलब शिकारी वर्ग थे। समाज में ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा प्राप्त थी। राजा इन्हें संरक्षण और सम्मान देता था। धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त ब्राह्मण राजा के सलाहकार के रूप में भी कार्य करते थे। राजा ब्राह्मणों को विशेष दान देता था, जैसे चोल शासक कारिकल ने ब्राह्मण कवि रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट की थी। अब यहाँ शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था। यह राज परिवार से जुड़ा था। इसका मुख्य कार्य आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से राज्य की रक्षा करना था। राज्य में भूस्वामी अभिजात वर्ग वेल्लाल कहलाते थे। ये राजा के सहयोगी होते थे। राजकीय पदों पर भी इनकी नियुक्ति होती थी। ये राजघरानों से वैवाहिक संबंध रखते थे। अब ध्यान रखिएगा, ये वेल्लाल हैं और जो वेल्लार होते हैं वो कृषक और मजदूर वर्ग थे। तो वेल्लाल और वेल्लार में कंफ्यूजन नहीं करना है। और ये जो वेल्लार है ना, ये वेल्लाल वर्ग के या उच्च भूस्वामी वर्ग की भूमि पर खेती करते थे। मतलब कृषक वर्गों में भी धनी और निर्धन किसान, दो अलग अलग वर्ग उपस्थित थे। आगे वैनिगर व्यापारी वर्ग था, जो तमिल देश में आंतरिक और बाह्य व्यापार में लगे हुए थे। संगम समाज में व्यापारिक गतिविधियों के कारण विदेशी जातियां भी बस गई थीं। इससे समाज में विदेशी तत्व भी घुल मिल गए थे। यहाँ पर हमें दास प्रथा का प्रमाण भी नहीं मिलता है। अब जानते हैं संगम काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। संगम समाज ना मातृसत्तात्मक समाज माना जाता है। समाज में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, किंतु यह स्थिति उच्च वर्ग तक ही सीमित थी। महिलाएं काव्य लेखन से जुड़ी हुई थी। आवियार नामक महिला उस युग की विद्वान महिला है जो काव्य लेखन से जुड़ी थी। स्त्रियां खेल कूद, युगल विहार आदि में भी भाग लेती थीं। महलों में रक्षिका के रूप में इनकी नियुक्ति होती थी। किंतु दूसरी तरफ समाज में विधवा प्रथा, सती प्रथा आदि का भी प्रचलन था, जो उनकी निम्न स्थिति को दर्शाता है। आगे संगम समाज में चेर शासक सेन गोवट्टन ने कन्नगी पूजा का प्रचलन कराया था। यहाँ पर तोल्कापियम नामक ग्रंथ में समाज में 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन मिलता है, जैसे कि उत्तर भारत में भी मिलता है। संगम समाज में भी प्रेम विवाह प्रचलित था, जिसे पंचतिर्णय कहा जाता है। मतलब स्पष्ट है कि आर्य संस्कृति के तथ्य दक्षिण भारत में भी देखने मिले हैं। अब आगे जानते हैं कि यहाँ का खान पान, रहन सहन और मनोरंजन कैसा था। संगमकालीन समाज में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चावल मुख्य खाद्यान्न था। नारियल मुख्य पेय पदार्थ होता था। उच्च वर्ग के लोग रोमन मदिरा का सेवन करते थे। मनोरंजन के लिए नृत्य, संगीत, कविता पाठ, कुश्ती, पाशा खेलना, बालू से विभिन्न आकृतियां बनाना आदि आते थे। संगम समाज में अतिथि सेवा का विशेष महत्व था और कौवे को विशेष महत्व दिया जाता था। अतः शुभ पक्षी माना जाता था कौवा, क्योंकि वह अतिथि आगमन की सूचना प्रदान करता था। अब इसी के साथ समाज में भूत प्रेत, जादू टोना आदि जैसे अंधविश्वास भी प्रचलित थे। समाज में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। स्त्रियों में केश विन्यास के प्रति सजगता थी। समाज में शवाधान के लिए समाधिकरण और दाह संस्करण भी प्रचलित थे। अब लास्ट टॉपिक में ये जानते हैं कि संगमकालीन समाज का स्वरूप कैसा था। तो हमें यहाँ पर भारी विषमताएं देखने मिलती हैं। संपन्न लोगों के आवास ईंट और चूने के माध्यम से बने होते थे। घर 2 मंजिला होते थे, तो वहीं दूसरी तरफ जनसामान्य और निर्धन लोगों के मकान कच्ची मिट्टी के बने होते थे और उस पर घास फूस की छत डाली जाती थी। किंतु यह विषमता समाज में तनाव पैदा नहीं कर रही थी। कुल मिलाकर संगमकालीन समाज में तमिल संस्कृति के साथ साथ उत्तर भारत की संस्कृति के तत्व भी शामिल हो रहे थे। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं पल्लव और चालुक्यों के बारे में। इनके बारे में हम देखेंगे कि इनके मध्य संघर्ष क्यों होते थे, पल्लवों की उपलब्धियां और चालुक्यों की उपलब्धियां क्या क्या थीं। सबसे पहले जानते हैं पल्लव और चालुक्यों के मध्य संघर्ष क्यों होते थे। तो संघर्ष का सबसे बड़ा कारण यहाँ की भौगोलिक अवस्थिति और शासकों की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा थी। भौगोलिक दृष्टि से पल्लव और चालुक्य की सीमाएं निकट थीं। दोनों ही राज्यों को समुद्र तटीय आर्थिक व्यापार से लाभ प्राप्त होता था, जिससे कि इनके पास धन और बल एकत्रित हुआ। इसी से इन दोनों के बीच संघर्ष भी हुआ। इसमें चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से युक्त था।
इसने अपने आसपास मौजूद गंग और कदम्ब राज्यों पर विजय प्राप्त की थी और पल्लवों को भी अपने अधीन करना चाहता था। इसी के चलते पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित कर उससे वेंगी का क्षेत्र ले लिया था इसने, तथा वेंगी में चालुक्यों की पूर्वी शाखा स्थापित की थी जो कि वेंगी के चालुक्य कहलाए। और जब पल्लव शासक मामल्ल या नरसिंह वर्मन प्रथम ने गद्दी संभाली तो चालुक्यों के विरुद्ध अभियान किया और इनकी राजधानी वातापी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। मतलब विस्तारवाद की महत्वाकांक्षा दोनों के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण थी, जो कि शक्ति समृद्धि, उपजाऊ क्षेत्रों में और आर्थिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। इसी के चलते लगभग 200 वर्ष तक पल्लव और चालुक्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति मौजूद रही, लेकिन संघर्ष का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, बल्कि संघर्ष ने उनकी स्थिति को कमजोर किया। ऐसे में चालुक्यों के सामंत दंतीदुर्ग ने चालुक्य सत्ता को समाप्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, और साथ ही दूसरी ओर पल्लवों के सामंत विजयालय ने और पारंतक ने पल्लवों को पराजित कर चोल राजवंश की स्थापना की। चलिए अब आगे पल्लवों की उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहले है शासन प्रबंधन में पल्लवों की उपलब्धियां। यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, मतलब वंशानुगत राजनीतिक व्यवस्था थी जहाँ राजा सर्वोच्च था, लेकिन फिर भी राजा निरंकुश नहीं होता था। प्रजा की भलाई करना अपना मुख्य कर्तव्य समझता था और राजा को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद रहस्य दिक्दास होती थी। प्रशासनिक सुविधाओं के लिए राज्य को मंडल, कोट्टम, नाडु और जैसी प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। प्रशासनिक अधिकारियों में रक्तिकर मतलब जिलाधिकारी, मंडवस मतलब चुंगी अधिकारी आदि का उल्लेख मिलता है, और गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। यहाँ गांव के जलाशयों की देखरेख करने वाले अधिकारी को तीर्थिक कहते थे। पल्लवों ने ग्राम प्रशासन को स्वायत्तता प्रदान की थी और सामान्य लोगों की सभा थी, जबकि सभा या महासभा ब्राह्मणों की संस्था थी। ग्राम सभा की बैठक पेड़ के नीचे या मंदिर में होती थी। सभा के कार्यों को संचालित करने के लिए एक निर्वाचित समिति होती थी। निर्वाचन लॉटरी द्वारा किया जाता था। और इसी स्थानीय स्वायत्त शासन का विकास हमें चोलों के यहाँ भी मिलता है। आगे बात करते हैं शिक्षा और साहित्य में पल्लवों की क्या उपलब्धियां थी। तो पल्लव शासक स्वयं विद्वान थे। इन्होंने विद्वानों को संरक्षण दिया था। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी, अतः इनके अधिकांश लेख संस्कृत में ही मिलते हैं। साथ ही तमिल भाषा का भी विकास हुआ था इस समय, और कांची शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहां होयनसांग ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। राज्य स्वयं शिक्षा का उचित प्रबंधन करता था। पल्लव शासकों ने अनेक घटिकाओं या शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मत्त विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें बौद्ध और शैवों पर व्यंग किया गया है। इस काल में संस्कृत के महाकवि भारवी ने किरातार्जुनियम ग्रंथ की रचना की। वहीं दांडी ने 10 कुमार चरित्र ग्रंथ की रचना की। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकेंड ने या राजसिंह ने आगम प्री की उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब है विद्या का प्रेमी होना। साथ ही तमिल भाषा में अलवर या वैष्णव और नयनार या शैव संतों ने भी भक्ति गीत लिखे। तमिल भाषा में लिखे गए इन गीतों को तेवारम कहा जाता है। तो साथ ही संस्कृत ग्रंथों का तमिल में अनुवाद भी हुआ, जैसे पेरू देवनार ने भारतम की रचना की, जो महाभारत का तमिल अनुवाद है। आगे धार्मिक क्षेत्रों में पल्लवों की उपलब्धियां जानते हैं। ब्राह्मण मत अनुयायी होते हुए भी पल्लव शासक ने बौद्ध और जैन धर्मों के लोगों को संरक्षण दिया, उनकी धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाया। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट जैन मतानुयायी थे। पल्लव काल में ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत शैव धर्म से नैनार का और वैष्णव से अलवार संप्रदाय का विकास हुआ। ये संत जाति पाति, ऊंच नीच तथा लैंगिक भेद को नहीं मानते थे। इस काल में अप्पर तथा सुंदर मूर्ति प्रसिद्ध शैव संत थे, और अलवर संतों में तिरुमंगई जैसे शूद्र जाति से संबंधित संत थे। इसी तरह अंडाल नामक महिला अलवर संप्रदाय से जुड़ी थी। इन संतों ने भक्ति भावना का प्रसार किया। ये सारी थी पल्लव वंश की उपलब्धियां। अब बात करते हैं पल्लवों के आर्ट एंड कल्चर या कला संस्कृति के बारे में। इसमें सबसे पहले उनकी वास्तुकला जाने तो पल्लवों ने द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व किया है। दक्षिण में यहाँ मंडप, रथ, विशाल मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ इनके काल में, और पल्लवों ने ही पाषाण वास्तुकला का आरंभ दक्षिण में किया था। और उनके संरक्षण में अनेक मंदिर पहाड़ों की चट्टानों को काटकर बनाए गए। पल्लव वास्तुकला का मुख्य केंद्र कांचीपुरम, महाबलीपुरम और तंजौर है। पल्लव शासकों के नाम पर हमें मंदिर निर्माण की 4 शैलियां मिलती हैं। पहली है महेंद्र वर्मन शैली। यह पल्लव वास्तुकला का आरंभिक रूप है। इसके तहत मंडप मंदिर का निर्माण किया गया। ये मंदिर सादगीपूर्ण होते थे। दूसरा है मामल्ल शैली या नरसिंह वर्मन फर्स्ट शैली। इसके अंतर्गत रथ मंदिरों का निर्माण हुआ जो अलंकृत होते थे। रथ मंदिर एकास्म होते हैं, अर्थात एक ही पहाड़ी या चट्टान से काटकर मंदिर का निर्माण होता है।
इन रथ मंदिरों में प्रमुख हैं धर्मराज रथ, गणेश रथ, द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ आदि। इन सारे रथ मंदिरों को सप्त पगोड़ा कहा जाता है। इसमें धर्मराज रथ सबसे बड़ा है और द्रौपदी रथ सबसे छोटा। इन रथ मंदिरों में मूर्तियों का अंकन अत्यंत आकर्षक है और द्रौपदी रथ में दुर्गा की मूर्ति बनी हुई है, तो कुछ मंदिरों में शासकों की प्रतिमा भी मिलती है। अगली है राष्ट्रीय शैली या नरसिंह वर्मन सेकेंड शैली। इसमें मंदिर ईंट और पत्थर से बनने लगे थे। इमारती मंदिरों का निर्माण हुआ था और इन मंदिरों का निर्माण दीवार के भीतर हुआ था। मंदिरों में शिखर और गोपुरम के निर्माण में विशेष बल दिया गया था। इसका उदाहरण है कांची का कैलाश नाथ मंदिर, महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर। अब आगे है नंदी वर्मन शैली। इसमें मंदिर छोटे छोटे बनने लगे थे जो पल्लवों की कमजोर होती शक्ति को दर्शाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और वास्तुकला के बाद चित्रकला शैली की बात करते हैं पल्लवों की। पल्लव चित्रकला का उदाहरण सित्तन वसल की गुफाओं और कांची में निर्मित मंदिरों की दीवारों और छतों में मिलता है। चित्तनवासन के जैन मंदिर में शासक महेंद्र वर्मन को सपरिवार चित्रित किया गया है। साथ ही चित्रों में फूल पत्ती, पशु पक्षी और सरोवर में हंस का अंकन किया गया है। इस तरह चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का अंकन भी होता था। तो ये सारी थी पल्लवों की उपलब्धियां। अब आगे बात करते हैं चालुक्यों की उपलब्धियों के बारे में। तो इनका शासन कैसा था? यहां भी राजतंत्रात्मक पद्धति से युक्त शासन था, जहां राजा सर्वोच्च था, लेकिन वह प्रजा का हितैषी था। राज्य के आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था, साथ ही परिकल या चुंगी आय का स्रोत था। हाँ, लेकिन यहाँ चालुक्य अभिलेखों में मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता है। चालुक्यों के शिक्षा और साहित्य की बात करें तो इस समय संस्कृत भाषा और साहित्य का विकास हुआ था। चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय के दरबारी रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख की रचना संस्कृत में की थी। इसमें लेखक ने कालिदास और भारवी से अपनी बराबरी की बात की है। इस समय शासकों ने विद्वानों को संरक्षण भी दिया था। पुलिकेशिन द्वितीय के सामंत दुर्विनीत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा। इसी तरह उदयदेव नामक विद्वान ने संस्कृत भाषा में जैन व्याकरण ग्रंथ जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की। अब चालुक्यों के समय धर्म की स्थिति देखते हैं। चूंकि चालुक्य शासक ब्राह्मण धर्मानुयायी थे, लेकिन फिर भी चालुक्य शासक अन्य धर्मों के प्रति उदार होते थे। चालुक्यों के कुल देवता विष्णु थे और वराह उनका राज्य चिन्ह था। फिर भी उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को संरक्षण दिया। पुलिकेशिन द्वितीय का दरबारी रवि कीर्ति जैन मतानुयायी था। अब आगे चालुक्यों की कला और संस्कृति के बारे में जानते हैं। इसमें वास्तुकला को देखें तो मंदिर निर्माण की बेसर शैली का प्रतिनिधित्व करते थे चालुक्य शासक। उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप होता है वेसर शैली। चालुक्य वास्तुकला के प्रमुख केंद्र ऐहोल, बादामी और पट्टिकल थे। ऐहोल में सबसे बड़ी संख्या में मंदिर बने, जिनकी संख्या 70 थी और इसे मंदिर का नगर कहा जाता है। पट्टिकल में बना पापनाथ मंदिर नागर शैली के तत्वों से युक्त है, तो वहीं विरूपाक्ष मंदिर द्रविड़ शैली के तत्वों से युक्त है। आगे यहाँ की चित्रकला की बात करें तो अजंता की गुफाओं में चालुक्यकालीन चित्रकला का उदाहरण मिलता है। यहाँ चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय द्वारा ईरानी दूध मंडल का स्वागत करते हुए चित्र अंकित है। चित्रों में रेखा प्रधानता, प्रमाण, भाव, लावण्य, वर्ण योजना जैसे चित्रकला के सभी तत्व मौजूद हैं। तो ये थी चालुक्यों की उपलब्धि। यहाँ हमने चालुक्यों और पल्लवों के बारे में सारी बातें जान ली। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चोल साम्राज्य के बारे में, जिनका समय 9वीं से 12वीं सदी तक था। ये पूर्व मध्यकाल के माने जाते हैं। अब जो चोल है ना, वो पल्लवों के सामंत हुआ करते थे और इन्होंने पल्लवों की कमजोरी का फायदा उठाया और 9वीं सदी में स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना की। पहले शासक इसमें विजयालय थे। विजयालय ने पांड्य क्षेत्र में हमला कर तंजौर पर नियंत्रण किया। इनके अलावा आदित्य प्रथम ने पल्लव शासक अपराजित को पराजित करके संपूर्ण पल्लव क्षेत्र पर नियंत्रण किया था। इसी तरह चोल शासक परांतक फर्स्ट ने भी पांड्य राज्य पर हमला किया और मदुरै पर नियंत्रण स्थापित किया और परांतक फर्स्ट ने मदुरै कोंड की उपाधि ली। चोल शासक राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर उसे चोल राज्य में मिला लिया तथा वहां पोलनरुवा नामक नई राजधानी बनाई, जहां पर इन्होंने शिव मंदिर बनाया था। राजराज फर्स्ट की श्रीलंका की यह विजय आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। इसी के चलते श्रीलंका से व्यापार संबंध मजबूत हुए और तमिल भाषा तथा संस्कृत भाषा का और मंदिर स्थापत्य का प्रसार श्रीलंका में भी हुआ। राजराज फर्स्ट ने ही मालदीव के विरुद्ध अभियान कर वहां नियंत्रण किया और वहां भी भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। राजराज फर्स्ट के उत्तराधिकारी थे राजेंद्र फर्स्ट।
इनका कार्यकाल 1014 से 1044 ईस्वी तक था। इन्होंने एक सुदृढ़ नौसेना का निर्माण कर बंगाल की खाड़ी को चोल झील में तब्दील कर दिया था। राजेंद्र फर्स्ट ने ही श्रीलंका के संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार किया और दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय साम्राज्य के शासकों को पराजित किया था और जावा, सुमात्रा तथा मलाया जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण भी किया। वहीं दूसरी तरफ गंगा का अभियान करते हुए बंगाल विजय की और इसी के अवसर में गंगई कोंड चोल की उपाधि भी धारण की। अपने राज्य में एक नई राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना भी की थी। फिर इनके बाद आगे चलकर चोल शासक कुलोत्तुंग फर्स्ट ने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार से करके अपने संबंधों को मजबूत बनाया और इस तरह चोल शासकों के साम्राज्य विस्तार ने भारत के बाहर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। भारत से औषधियाँ, हाथी दांत की सामग्री, वस्त्र आदि वस्तुओं का निर्यात होता था। साथ ही मंदिर निर्माण शैली, मूर्ति निर्माण परंपरा, भारतीय पौराणिक कथानक और साहित्य का प्रसार भी दूसरे देशों में हुआ। इस तरह जैसे अशोक ने धम्म की नीति के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रसार किया था, वहीं चोलों ने युद्ध नीति के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रसार किया। चलिए अब आगे जानते हैं चोल प्रशासन के बारे में। चोलों ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। यहाँ राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, जहाँ सर्वोच्च राजा था जो कि युवराजों की नियुक्ति कर उनसे सहयोग प्राप्त करता था। राजा अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी का चयन करता था, इसीलिए वहां पर उत्तराधिकार का संघर्ष देखा नहीं गया है। शासकों ने राजपद का दैवीकरण किया था, मतलब शासकों की प्रतिमा मंदिरों में भी स्थापित की जाती थी। यहाँ की नौकरशाही व्यवस्था देखें तो राजा की सहायता के लिए विभिन्न अधिकारी होते थे। उच्च श्रेणी का अधिकारी पेरूदनम और निम्न श्रेणी का अधिकारी सिरुंदनम कहलाता था। ओले नामक अधिकारी राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करता था और अधिकारियों को नगद तथा भू राजस्व में वेतन मिलता था। न्याय प्रशासन की बात करें तो राजा न्याय प्रशासन का सर्वोच्च था। न्यायालय को धर्मासन और न्यायाधीश को धर्म भट्ट कहा जाता था। दंड विधान कठोर था और मृत्यु दंड दिया जाता था तथा जुर्माना भी लगाया जाता था। सैन्य प्रशासन की बात करें तो चोलों ने एक विशाल सेना का गठन किया था। अश्व, गज, पैदल, नौसेना आदि शामिल थे। धनुर्धारी सेना दल को विल्लीगढ़ कहा जाता था, जबकि सम्राट के व्यक्तिगत अंगरक्षक को वलैक्कार कहा जाता था। आगे चोलों के राजस्व प्रशासन या आर्थिक प्रशासन की बात करें तो यहाँ आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। भू राजस्व को कदमई कहा जाता था। भूमि की माप कर भू राजस्व निर्धारित किया जाता था, जो उपज का 1/3 था। इसके अलावा विभिन्न व्यवसायों पर कर लगाकर आय प्राप्त की जाती थी। जैसे व्यवसाय पर लगने वाले कर मगनमय कहलाते थे, वहीं वन संपदा और वृक्षों पर लगने वाला कर मरम्मज्जाड़ी कहलाता था। यहाँ की प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो प्रशासन सुविधा के लिए साम्राज्य को विभिन्न इकाइयों में बांटा गया, जो इस प्रकार हैं। मंडलम जो प्रांत था, कोट्टम या वलनाडु कमिश्नरी क्षेत्र था, नाडु जिला था, कुर्रम गांवों का समूह था तथा उर गांवों को कहा जाता था। यहाँ मंडलम में प्रमुख रूप से राज परिवार के सदस्य नियुक्त होते थे। नाडु की सभा नट्टार कहलाती थी, जिसका कार्य भू राजस्व का प्रबंधन होता था। नाडु लोगों से दान भी प्राप्त करता था। नाडु के खर्च के लिए नाडु विनियोगम नामक कर लिया जाता था। नाडु के अंदर अनेक ग्राम संघ होते थे, जिन्हें कुर्रम कहा जाता था। नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की एक सभा थी। नगरम व्यापारिक केंद्रों का प्रबंधन करने वाली सभा थी। इसका मुख्य कार्य था विभिन्न व्यापारिक समूहों और उद्योगों पर कर की दरों का निर्धारण और वसूली करना। इन करों के माध्यम से नगरों के यातायात और नगर विकास की समूची व्यवस्था की जाती थी। इस तरह नाडु और नगरम दोनों ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया, जिसमें आवास, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करने में इनकी भूमिका थी। अब चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त शासन को देखते हैं तो सर्वप्रथम स्थानीय स्वायत्त शासन की जानकारी चोल शासक परांतक फर्स्ट के उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलती है। यह ग्राम शासन विभिन्न ग्राम समूहों और ग्राम सभाओं के माध्यम से चलता था। ग्राम समूह क्या होते थे उनकी बात करें तो सामाजिक धार्मिक आधार पर गांव में अनेक समूह होते थे। जैसे सामाजिक समूह के अंतर्गत सोनार या स्वर्णकार, लोहार, बढ़ई आदि आते थे। तो आर्थिक आधार पर मणिग्राम और वॉलंटियर जैसी व्यापारिक श्रेणियां मौजूद थी, जो व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करती थी। इसी तरह धार्मिक आधार पर मूल पेरुदियार नामक संस्था थी, जो मंदिरों की देखरेख करती थी। आगे ग्राम सभाओं की बात करें तो ये गांव में सामान्य लोगों की सभा थी और ग्रामवासी पुरुष इसके सदस्य थे। इसकी कार्य समिति को उलंगुनम कहा जाता था, जिसका मुख्य कार्य तालाब और बगीचे का निर्माण करना था और इसके लिए भूमि का अधिग्रहण होता था।
आगे ग्राम सभा में सभा या महासभा भी आती है। ये गांव के ब्राह्मणों की सभा थी और सभा को पेरुनगुरी कहा जाता था और सदस्यों को पेरुनमक्ल कहते थे। सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी जिन्हें वारियम कहा जाता था। इस समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए गांव को 30 कुटुंबस या वार्ड में बांटा गया था और प्रत्याशियों के लिए कुछ इस तरह की योग्यताएं रखी गई थीं कि व्यक्ति की उम्र 35 से 70 वर्ष के मध्य हो, वह गांव का स्थायी निवासी हो, कम से कम 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो और भूमि पर उसका स्वयं का मकान हो तथा वह वैदिक मंत्रों का जानकार भी होना चाहिए। यहाँ की निर्वाचन पद्धति की बात करें तो योग्यता रखने वाले व्यक्ति का निर्वाचन कुड़वैले पद्धति या लॉटरी पद्धति से होता था। इसके तहत नाम को लिखकर किसी बड़े पात्र में डाल दिया जाता था, फिर एक छोटे बच्चे के माध्यम से नाम की एक पर्ची निकाली जाती थी। निर्वाचन के लिए कुछ अयोग्यताएं भी थीं। इसमें आय व्यय का हिसाब न दिया हो किसी ने, चोरी और पाप कर्मों का भागीदार हो और लगातार 3 वर्षों तक किसी समिति का सदस्य रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को निर्वाचन का अधिकार नहीं था। अब चोल साम्राज्य में कुछ विभिन्न समितियां भी मौजूद थीं, उनकी बात कर लेते हैं। संवत्सर वारियम विद्वानों की समिति थी, तोट्टा वारियम उपवन या बाग समिति थी, एन वारियम या एरी वारियम सिंचाई समिति थी, पोन वारियम स्वर्ण समिति थी और पनीटा वारियम चीनी समिति थी। समितियों में सदस्यों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती थी। सदस्यों की कार्यावधि 3 वर्ष की होती थी। यह नियम भी था कि जो व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से किसी समिति का सदस्य रहा हो उसे नहीं चुना जाएगा दोबारा। इस तरह ग्रामवासियों को समान रूप से सदस्य बनने के अवसर उपलब्ध थे। संवत्सम वारियम समिति अन्य समितियों की देखरेख करती थी। इसके सदस्य पर्याप्त अनुभवी होते थे और पहले किसी समिति के सदस्य रह चुके होते थे। समितियों की यह संरचना आधुनिक राज्य व्यवस्था में भी संसदीय समितियों के रूप में दिखाई देती है। अब समितियों के निर्वाचन में जो अयोग्यता का शर्त बताई गई है ना, वह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए थी। ग्राम शासन में नैतिकता और पवित्रता शामिल थी, जो हमें स्वच्छ जनतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल दिखाई देती है। वर्तमान में भी भारतीय जन प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत ऐसे प्रावधान दिखते हैं। अब गांव में सभा के कार्य क्या थे? तो गांव के सभी कार्य सभा के अंतर्गत आते थे, इसलिए इसे लघु गणतंत्र के रूप में मौजूद देखा जाता है। गांव के समस्त सार्वजनिक और व्यक्तिगत भूमि पर इसका अधिकार था। इसकी सुरक्षा करना सभा का ही कार्य था। ग्रामवासियों पर कर लगाना, कर वसूलना भी इसका कार्य है। इसके अलावा पेयजल, सिंचाई, आवागमन के साधन की व्यवस्था करना, ग्रामवासियों के स्वास्थ्य, जीवन और संपत्ति की रक्षा करना भी सभा का ही काम था। यह सभा राजस्व संग्रहण कर राजकोष में जमा भी करती थी। सभा की बैठकें कैसी होती थी? तो तालाब के किनारे, मंदिरों के भीतर इनकी बैठकें होती थी। बैठक की स्थिति और स्थान की जानकारी लोगों को ढोल बजाकर दी जाती थी। ये बैठक यहाँ के जनतांत्रिक पहलू को सूचित करती है, जैसे वर्तमान राज्य व्यवस्था में विधायिका की बैठक की पूर्व सूचना दी जाती है। अब आगे देखते हैं कि इन सभाओं के जनतांत्रिक पहलुओं की कुछ सीमाएं किस तरह की थीं। तो यहाँ चोलकालीन संस्थाएं चोल प्रशासन व्यवस्था का अंग थीं। कर वसूल कर राजकोष में धन जमा करना इसका कार्य था। इस दृष्टि से ये राजा के एजेंट की भूमिका निभाती थी। साथ ही सदस्यों के निर्वाचन की योग्यता जैसे भूस्वामी होना कुलीनता को दर्शाता है, अर्थात कुलीन लोग ही सभा के सदस्य होते थे। लॉटरी पद्धति से निर्वाचन होना जनतांत्रिक स्वरूप के निर्वाचन पद्धति पर प्रश्न उठाता है। गांव में पुरुष ही इन सभाओं का सदस्य होता था, अर्थात लैंगिक भेदभाव भी कायम था। ये कुछ सीमाएं हैं ग्रामीण सभाओं की। फिर भी सभी तथ्यों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्थानीय स्वायत्त शासन की ये अवधारणाएं आधुनिक जनतांत्रिक मापदंडों पर आधारित हैं। फिर भी प्राचीन काल में इस तरह की स्वायत्तता का होना कम आधुनिक नहीं है। यह संरचना वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा के निकट है। गांधी के सपनों के भारत अर्थात ग्रामीण स्वायत्तता हमें इन चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त शासन में भी देखने मिलती है। अब आगे चोलकालीन संस्कृति की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे वास्तुकला को। तो चोल काल में मंदिरों के निर्माण की द्रविड़ शैली अपने शिखर पर मौजूद थी। विद्वान फर्गुसन कहता है कि चोल कलाकार राक्षस की तरह सोचते थे और जौहरियों की तरह तराशते थे। चोल मंदिर में गर्भगृह आयताकार होते थे, शिखर पिरामिड नुमा होता था, शीर्ष पर स्तूपिका होती थी और गोपुरम विशाल तथा अत्यंत भव्य होते थे। मंदिर के आसपास दीवार से घिरी संरचना थी जिसे परकोटा कहा जाता था। चोल साम्राज्य में प्रसिद्ध है तंजौर में राजराज फर्स्ट द्वारा बनाया गया बृहदेश्वर मंदिर, राजेंद्र फर्स्ट द्वारा बनाया गया गंगईकोंड चोलपुरम का वृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर अत्यंत विशाल और ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। इसमें पिरामिड नुमा 13 मंजिलें बनी हैं। गोपुरम की विशालता और अलंकरण चोल काल की आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं।
चोल काल की मूर्तिकला की बात करें तो चोलकालीन मूर्तियां पत्थर और धातुओं से बनती थीं। इनमें शिव और विष्णु की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। वस्तुतः चोल शासक शैव अनुयायी थे, अतः इस काल में बनी नटराज शिव की मूर्तियां अत्यंत उल्लेखनीय हैं। इसमें शिव का तांडव रूप अंकित है, जो आनंद का सूचक है। शिव के एक पैर के नीचे दानव का होना यह दर्शाता है कि शिव अज्ञान का नाश कर रहे हैं। इसी तरह उनके एक हाथ में डमरू है, जो स्वर के निर्माण को सूचित करता है, मतलब ध्वनि सृजन का प्रतीक है। मतलब यह बुराइयों को नष्ट करने के लिए संकल्प लेने का सूचक है। शिव के चारों तरफ एक अग्नि का घेरा है, जो प्रकाश के प्रसार को सूचित करता है। इस तरह नटराज की प्रतिमा शिव को एक शिक्षक के रूप में स्थापित करती है। आगे चोलकालीन चित्रकला की बात करें तो यहाँ चित्रकला का विकास भी मंदिरों की दीवार में ही मिलता है। वृद्धेश्वर मंदिर पर दीवारों में शिव का चित्रण मिलता है और साथ ही फूल पत्ती और सरोवर भी अंकित हैं। चोलकाल के साहित्य की बात करें तो चोलकाल में तमिल भाषा और साहित्य का विकास हुआ। कंबन, कुट्टन और पुलागेंदी तमिल भाषा के 3 रत्न थे। कंबन ने तमिल रामायण लिखा, तो वहीं पुलागेंदी ने नलम्बेम्बा की रचना की, जो नल दमयंती का तमिल अनुवाद है। इस काल में लेखक नाम्बी अंडाल नाम्बी को तमिल व्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी बातें थी चोल साम्राज्य के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रकूटों के बारे में। तो सबसे पहले राष्ट्रकूटों की उपलब्धियां ही देखते हैं। राष्ट्रकूट शब्द का अर्थ होता है क्षेत्र का प्रधान। पूर्व मध्यकाल में राष्ट्रकूटों ने 8वीं सदी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। वस्तुतः चालुक्यों के सामंत दंतीदुर्ग ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया था और स्वतंत्र राज्य बनाया। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत की प्रथम शक्ति थे, जिन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के संदर्भ में समझा जाता है। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, यहाँ प्रशासन का सर्वोच्च राजा था। शासक महाराजाधिराज पृथ्वी वल्लभ जैसी उपाधियां धारण करते थे। अमोघ वर्ष और कृष्ण प्रमुख राष्ट्रकूट राजा थे। राजा की सहायता के लिए सामंतों से निर्मित एक मंत्री परिषद थी। राष्ट्रकूट सेना में पैदल सेना का महत्वपूर्ण योगदान था और सेना में जैन धर्मानुयायी लोगों को भी शामिल किया जाता था। आर्थिक प्रशासन को देखें तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था, जिसे उद्रंग कहते थे। यह उपज का 1/4 होता था। आय के अन्य साधनों में युद्ध से लूटा गया भाग और वन संपदा पर लगने वाला कर था। सामंतों से समय समय पर मिलने वाला उपहार भी इसमें शामिल था। यहाँ के शिक्षा और साहित्य की बात करें तो राष्ट्रकूट शासक स्वयं विद्वान थे। उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया। संस्कृत भाषा उच्च शिक्षा का माध्यम थी। शिक्षण संस्थाओं को राज्य की तरफ से सहायता दी जाती थी और संस्कृत भाषा के अतिरिक्त कन्नड़ और मराठी भाषा का भी विकास हुआ। शासक अमोघ वर्ण ने स्वयं कन्नड़ के ग्रंथ कवि राजमार्ग की रचना की। इसके दरबार में रहने वाले जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की थी। महावीर आचार्य ने गणित सार संग्रह ग्रंथ को रचा था। इसी तरह यहाँ के शासक कृष्ण थर्ड ने हेलायुध नामक विद्वान को संरक्षण दिया, जिसने कवि रहस्यम नामक ग्रंथ लिखा था। इनके अलावा पून्ना ने शांति पुराण की रचना की और कन्नड़ भाषा की त्रिरत्न के रूप में पंपा, पोन्ना और रन्ना का नाम उल्लिखित मिलता है। राष्ट्रकूट काल के धर्म की बात करें, यहाँ राष्ट्रकूटों ने ब्राह्मण धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया। अमोघ वर्ष लक्ष्मी उपासक था, किंतु जैन धर्मों को भी संरक्षण देता था। इस काल तक इस्लामिक धर्म का प्रसार भी भारत में हो गया था। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में इस्लाम के मतानुयायी अरबों को मस्जिद बनाने की अनुमति दी थी। यहाँ की कला और संस्कृति की बात करें तो राष्ट्रकूटों ने गुफा मंदिर शैली को प्रोत्साहित किया। गुफाओं को काटकर मंदिर भी बनाए। एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं यहाँ वास्तुकला के प्रमुख केंद्र हैं। एलोरा में ब्राह्मण और जैन धर्मों से संबंधित मंदिर बनवाए गए। ब्राह्मण धर्म संबंधी गुफाओं में विष्णु और वराह संबंधी मूर्ति बनाई गई थी। वहीं शैव धर्म से संबंधित गुफाओं में शिवलिंग और पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीस की मूर्ति का निर्माण हुआ। साथ ही बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां भी बनी थीं, जिसमें बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति का निर्माण हुआ। जैन धर्म से संबंधित एलोरा में निर्मित गुफाओं को इंद्र सभा कहते थे, जहां अनेक तीर्थंकर जैसे ऋषभदेव, महावीर स्वामी आदि की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। एलोरा में कृष्ण फर्स्ट ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जहां शिल्पकारों ने पहाड़ियों के शीर्ष भाग को काटकर मंदिर का निर्माण किया था। यह मंदिर एकाश्म मंदिर निर्माण का उदाहरण है, जहां द्रविड़ शैली के मंदिर मिलते हैं। चित्रकारी के कारण कैलाश मंदिर को रंग महल कहा जाता है।
मंदिर में नटराज शिव की मूर्ति आकर्षण का केंद्र है। इस तरह राष्ट्रकूट कला के विविध रूप एलोरा में मिलते हैं। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं का केंद्र मिलता है, अर्थात धर्म और कला का अद्भुत समन्वय है यहाँ। तो ये था राष्ट्रकूटों का काल। आज का लेक्चर बस इतना ही है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो पूर्व मध्यकाल के बारे में बात करेंगे और वहीं सामंतवादी व्यवस्था को डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।